ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी रद्द होने की वजह से उनकी पब्लिक इमेज नष्ट हो गई थी। साथ ही उनकी पॉलिसियां भी निष्प्रभावी कर दी गई थी। तब उन्होंने संयुक्त राज्य के परमाणु ऊर्जा आयोग ACE के सामने अपनी सुरक्षा मंजूरी को कायम रखने की अपील करी। असल में सुरक्षा मंजूरी किसी भी व्यक्ति को देश की सर्टिफाइड जानकारी, राज्य के सीक्रेट्स, साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति मिलने से थी, और वो तभी मिल सकती थी जब वो व्यक्ति देश के प्रति वफादार और भरोसेमंद हो। आयोग के पूछने पर ओपेनहाइमर उनको बताते हैं, जब मैं 22 साल का था तब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमेरिकन वैज्ञानिक पैट्रिक, जिनको 1948 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उनके नीचे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। पर घर की यादों ने मुझको बहुत बेचैन कर रखा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ प्रयोगशाला में काम नहीं कर पा रहा था, और पैट्रिक भी मुझसे खुश नहीं थे। एक दिन वहाँ डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर अपना लेक्चर देने आए थे, जिनको परमाणु संरचना और क्वांटम थ्योरी के लिए 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। सभी उनका लेक्चर सुनने के लिए चले गए, पर पैट्रिक ने मुझको पहले काम खत्म करने को कहा। मैंने अपने मन को मारकर सारा काम खत्म किया, पर गुस्से में मैंने पैट्रिक के सेब में पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, और जब तक मैं नील्स के लेक्चर में पहुंचा तब तक वो लेक्चर खत्म करके सबसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने भी उनसे एक सवाल किया था। फिर अगली सुबह आंख खुलते ही मुझको सेब का ख्याल आया। मैं भागकर प्रयोगशाला में पहुंचा। वहाँ पैट्रिक के साथ नील्स पहले से ही थे, और वो सेब नील्स के हाथ में था। वहाँ नील्स ने मुझसे पूछा, तुमने हार्वर्ड में भी मुझसे यही सवाल किया था, पर ऐसा क्यों किया? इस पर मैंने उन्हें बताया, उस समय मुझको आपका जवाब सही नहीं लगा था, और तभी मैंने उनके हाथ से सेब ले लिया। उन्होंने मेरी काबिलियत को देखते हुए आगे की पढ़ाई को जर्मनी के गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी में पूरी करने को कहा। फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी करी। तभी आयोग का एक सदस्य रोजर ओपेनहाइमर से पूछता है, क्या उस दौरान आपकी मुलाकात किसी रशियन वैज्ञानिक से हुई थी? इस पर ओपेनहाइमर आगे की कहानी को जारी रखते हुए बताते हैं, PhD पूरी करने के बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स पर लेक्चर देने हॉलैंड गया। वहाँ मेरी मुलाकात इसिडोर रबी से हुई, जिनको 1944 में परमाणु चुंबकीय रिजोनेंस की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ही मुझको जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक वार्नर से मिलवाया, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का निर्माण किया था। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा, पर मुझको तो वापस अपने देश अमेरिका आकर लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स की दूरदर्शी सफलताओं और विकास को समझाकर राष्ट्र हित में काम करना था। तभी आयोग उनसे पूछती है, आप अमेरिका वापस आए, उसके बाद आपने क्या किया? तो ओपेनहाइमर बताते हैं, वापस आकर उन्होंने बर्कले और कैलटेक में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं वो लॉरेंस से मिले, जिन्होंने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था, और उस समय वो उसी को बना रहे थे, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट कर सकें। उन्होंने ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम आइसोटोप के पृथक्करण पर काम किया था, और वो हमेशा मुझसे कहते थे, थ्योरी एक हद तक ही काम आती है। तो मैंने उनको बताया, मैं वो सिखाने वाला हूँ जो यहाँ किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा। फिर ओपेनहाइमर आयोग को बताते हैं, उसी शाम जब मैं घर वापस गया तो मेरी मकान मालिक ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें सभी कम्युनिस्ट आए थे, और उन्होंने मेरी मुलाकात फ्रांसीसी साहित्य के प्रोफेसर शेवलियर से करवाई। मैंने उनको अपने छोटे भाई फ्रैंक से भी मिलवाया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसी मीटिंग में मेरी मुलाकात जीन से हुई। वो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी। हम दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए और इंटीमेट भी हुए। उसने मुझसे कुछ गीता की लाइन्स पढ़कर सुनाने को कहा, जो संस्कृत में थी, और वो थी, और अब मैं काल बन चुका हूँ, दुनिया का विनाशक। हम अक्सर मिलने लगे, पर हम दोनों के विचार कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। तभी एक दिन अखबार में खबर आई कि जर्मनी के वैज्ञानिक हान और स्ट्रेसमैन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस को बांट दिया, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से वैसा हो ही नहीं सकता था। पर उन्होंने यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके ऐसा कर दिखाया था। ये एक चैन रिएक्शन था, जिसने एटम बॉम्ब की नींव रख दी थी। उसी दौरान ब्लैक होल पर मेरी रिसर्च पब्लिश हुई थी, लेकिन हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया। उसके बाद मैं किटी से मिला। हालांकि शुरुआती 1-2 साल में वो कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी। हमने शादी कर ली, लेकिन जीन को मैंने ही किटी के बारे में बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उसको कहीं और से इस बात का पता चले। साथ ही जीन भी ये जानती थी, वो और मैं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। फिर मेरे लगातार कम्युनिस्ट लोगों की मीटिंग में जाना, जीन के साथ संबंध रखना, और कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सदस्य किटी से शादी करने की वजह से लॉरेंस ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसने मुझको बताया, मेरा पीछा किया जा रहा है और मेरी सारी फोन लाइन स्टैप हैं। इसीलिए लॉरेंस को डर था कि मुझको एटॉमिक प्रोजेक्ट में नहीं लिया जाएगा। फिर ओपेनहाइमर आयोग को बताते हैं, सुरक्षा मंजूरी के दौरान मुझसे साफ तौर पर कहा गया था कि मेरे किसी भी कम्युनिस्ट सोच वाले ग्रुप से जुड़े रहने की वजह से इस एटॉमिक प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन सब के बाद एक दिन मुझसे मिलने कर्नल लेस्ली आए। उन्होंने मुझको बताया कि अमेरिकन सरकार ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उनको सौंपी है, और वो चाहते
चाहते थे कि परमाणु बम विकसित करने के लिए उस प्रोजेक्ट को मैं लीड करूं और जर्मनी से पहले ही परमाणु बम बना दूं। हालांकि जर्मनी हमसे 18 महीने पहले से ही इस पर काम शुरू कर चुका था। कर्नल के पूछने पर मैंने उनको बताया जर्मनी ने अपने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वार्नर को सौंपी होगी, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन मुझे यकीन है हिटलर की क्वांटम फिजिक्स को लेकर जो सोच है उसको देखते हुए वो वार्नर को सही रिसोर्सेज नहीं देंगे और हम वो सभी रिसोर्सेज अपने वैज्ञानिकों को देंगे। वो सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हम उनसे पहले ही कामयाब हो जाएं। लेकिन इन सब के लिए हमको एक जगह चाहिए जिसके बारे में किसी को पता न चले, जो हमारी दोनों लैब्स और यूरेनियम को रिफाइन करने वाली दोनों जगहों के बीच में हो, साथ ही वहाँ ट्रेन आसानी से आ जा सकती हो। फिर हमने न्यू मैक्सिको के लास एलामोस को जगह के रूप में फाइनल किया और मैंने कर्नल से वहाँ एक पूरा शहर बनाने को कहा जहाँ वैज्ञानिक अपने परिवार के साथ रह सकें, जिससे वो अपना मन लगाकर काम कर सकें। साथ ही वहाँ एक चर्च, स्कूल और अस्पताल बनाने को भी कहा। मेरी बात से सहमत होकर कर्नल ने शहर बनाने का आदेश दे दिया। फिर हम दोनों ने सभी वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर उनको लॉस एलमोस ले आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से जगह को बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक वहाँ काम चल रहा था मैं वापस बर्कले आकर काम करने लगा। लेकिन एक दिन एडवर्ड टेलर जो हाइड्रोजन बम पर काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को सबको दिखाकर बताया कि अगर परमाणु बम में चैन रिएक्शन शुरू हो गई तो वो कभी रुकेगी नहीं। उनकी बात सुनकर मैं सारी कैलकुलेशन को लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास गया और उनको सारी स्थिति बताई और उनसे कहा अगर रिएक्शन रुकेगा नहीं तो हम पृथ्वी को ही तबाह कर देंगे। फिर उन्होंने हमारे ही साथ काम कर रहे हांस बैथ की कैलकुलेशन पर भरोसा करने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे आगे कहा अगर ये सच है तो इस काम को तुरंत बंद कर दो और अपनी सारी जानकारी नाजियों के साथ साझा करो ताकि दोनों देशों में से कोई भी इस दुनिया का अंत न कर दे। उसके बाद मैं तुरंत वापस आकर हान से मिला। उन्होंने कई बार कैलकुलेट करके बताया न्यूट्रॉन रिएक्शन के बेकाबू होने की संभावना लगभग 0 है और सही से पता हमें तब तक नहीं चल पाएगा जब तक हम इसका सच में टेस्ट ब्लास्ट न करके देख लें। उसके बाद मैं लॉस एलमोस जाने से पहले अपने दोस्त शेवलियर से मिला। उसने इतने सालों की दोस्ती में पहली बार मुझसे पूछा अगर मैं कोई भी जानकारी रशिया के साथ साझा करना चाहता हूँ तो वो उसमें मेरी मदद कर सकता है। तो मैंने उससे कहा कि जो बात वो कह रहा है वो देश के साथ गद्दारी करना है। फिर ओपनहाइमर आयोग से कहते हैं, लेकिन उसने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और मुझको ये भी नहीं लगा जैसे वो मुझसे कोई जानकारी निकलवाना चाहता हो। उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ लॉस एलमोस आ गया तो हमें पता चला परमाणु बम के लिए हमको अगर यूरेनियम 235 की जरूरत पड़ती है तो वो लगभग हमको 15 किलो चाहिए और अगर हम प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं तो वो लगभग 4.5 किलो चाहिए होगा। और पिछले 1 महीने में हमने सिर्फ 3 कंचों के बराबर यूरेनियम और 2 कंचों के बराबर प्लूटोनियम को रिफाइन किया है। तो एडवर्ड ने इन सब की जगह हाइड्रोजन बम बनाने को कहा, लेकिन उसको भी ट्रिगर करने के लिए एक फ्यूजन एक्सप्लोजन चाहिए था। इसका मतलब हमको यूरेनियम 235 चाहिए ही था। उसके कुछ दिनों के बाद कर्नल ने कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिकों से मिलवाया, लेकिन उनमें एक जर्मन वैज्ञानिक था क्लॉज, जो अब ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। उसके बाद आयोग कर्नल से सवाल जवाब करता है। आयोग उनसे पूछता है क्या अभी के हालातों को देखते हुए और एसीई के निर्देशों के हिसाब से क्या आप आज ओपनहाइमर को सुरक्षा मंजूरी देंगे? कर्नल कहता है आज की स्थिति के अनुसार मैं इनको प्रोजेक्ट में लेता ही नहीं, लेकिन क्लॉज को शामिल करने में इनका कोई हाथ नहीं था। फिर आयोग ओपनहाइमर से पूछता है आप 1943 में काम के बीच में जीन से मिलने क्यों गए थे? तो वो बताते हैं वो मुझसे मिलना चाहती थी और उस समय वो डिप्रेशन का शिकार थी। हमने रात एक साथ बिताई और फिर मैं उससे भविष्य में कभी ना मिलने की बात कहकर वहाँ से आ गया। और इस बात का पता जैसे ही कर्नल को लगा उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन इन सब में प्रोजेक्ट पर काम लगातार चल रहा था। फिर क्रिसमस पर कर्नल डेनिस से नील बोर को बड़ी सावधानी के साथ निकाल लाए। उनसे हमें पता चला भले ही जर्मन हमसे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पर उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से अब हम परमाणु बम बनाने में उनसे आगे हैं। तभी मुझको खबर आई कि जीन ने आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से मैं बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके बुरे वक्त में मैंने उससे मिलने से मना कर दिया था। लेकिन उस समय मेरी पत्नी कैटी ने मुझे संभाला। दूसरी तरफ एडवर्ड नाराज होकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बम पर काम करना चाहता था। फिर मैंने उसको उस पर रिसर्च करने की छूट दे दी, क्योंकि मैं नहीं
नहीं चाहता था मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कोई बीच में छोड़कर चला जाए। फिर ACE की बैठक में मैंने हाइड्रोजन बम बनाने का विरोध किया, क्योंकि अगर हम उसको बना लेते हैं तो रशियन भी उसको बना लेंगे और उससे होने वाली तबाही परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा होती। उसके बाद खबर आई कि हिटलर मारा गया, तो सभी लोगों ने सोचा अब बम गिराने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि जापान अभी भी लड़ रहा है और हमें इस जंग को खत्म करने के लिए एटम बम की जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग दुनिया तबाह होने के मंजर को अपने आंखों से देख नहीं लेंगे वो रुकेंगे नहीं। तबाही का डर ही उन्हें रोकेगा और यही डर भविष्य में जंग नहीं होने देगा। फिर हम बम बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद हम बम को टेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके थे। हमने उस टेस्ट का नाम दिया ट्रिनिटी। लेकिन उसको करने से पहले मैंने कर्नल से मेरे भाई फ्रैंक को बुलवाने को कहा और वो उसे ले आए। उसके बाद हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग की, जिसमें बम के फायदे और नुकसान पर बात करने के बाद उन्होंने हमें टेस्ट करने की अनुमति दे दी। उसके बाद हमने बम को असेंबल किया और बम को 100 फीट ऊपर टावर पर बड़ी सावधानी से लटका दिया। ऊंचाई से फेंक कर ही हम उसको टेस्ट करने वाले थे। फिर उसी रात 16 जुलाई को हमने टेस्ट किया। टेस्ट कामयाब रहा। उसका रिजल्ट मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। उस विनाशकारी मंजर को देखकर मुझको गीता की वो लाइन याद आ गई, जब भगवान विष्णु ने अर्जुन से कहा, अब मैं खुद काल बन चुका हूँ, इस संसार का विनाशक। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2 परमाणु बम बनवाए, एक यूरेनियम का जिसका नाम लिटिल बॉय रखा और एक प्लूटोनियम का जिसको उन्होंने फैट बॉय नाम दिया। इधर टेस्ट को करे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, दोनों बम को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन मैं चाहता था काश हम इस बम को जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि ओपनहाइमर एक यहूदी परिवार से था और हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। लेकिन इतनी ज्यादा तबाही और लोगों को मरा देख मैं पछतावे की आग में झुलस गया और मुझको एक नया नाम मिला, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट से मिला। वो चाहते थे मैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसे और तैयार करूं, पर मेरे लाख उन्हें समझाने पर भी वो मुझ पर गुस्सा हो गए और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने वाले प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया। फिर एक पार्टी में लुईस स्ट्रॉस ने मुझे बताया मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्लॉस गद्दार निकला। वो पूरा समय सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहा था। उसी की वजह से मुझ पर FBI द्वारा गुप्त रूप से नजर रखी जाने लगी और आखिर में मेरी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। असल में ओपनहाइमर को इस फैसले के विरुद्ध अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनकी पत्नी को यकीन था ये सब लुईस स्ट्रॉस ही करवा रहा था, क्योंकि ओपनहाइमर ने कई बार उसकी बेइज्जती की थी। इसीलिए वो सार्वजनिक तौर पर ओपनहाइमर की छवि को नष्ट करना चाहता था। इधर आयोग लगातार ओपनहाइमर के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों से भी पूछताछ करता है। सभी ने लगभग उनके पक्ष में ही गवाही दी, लेकिन बोर्डन ने अपना अंदेशा जताया कि ओपनहाइमर सोवियत संघ का जासूस है और उसी की रिपोर्ट की वजह से ओपनहाइमर पर FBI वालों ने निगरानी रखना शुरू किया था। उसके बाद एडवर्ड ने भी ओपनहाइमर के खिलाफ गवाही दी। आयोग उनकी पत्नी किटी से भी पूछताछ करती है। वो साफ कर देती है कि ओपन से मिलने से पहले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो चुकी थी और ओपन भी कभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे। सारी सुनवाई खत्म होने के बाद आयोग अपना फैसला सुनाता है और कहता है ओपनहाइमर एक वफादार नागरिक है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ आपके जुड़ाव को देखते हुए और हाइड्रोजन बम के प्रोजेक्ट के दौरान आपके अजीब बर्ताव की वजह से आपकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द ही रखा जाएगा। फिर इसके 5 साल बाद यानी कि 1959 में अमेरिकन सीनेट ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव के पद के लिए लुईस स्ट्रॉस के नामांकन को लेकर उनकी पुष्टि के लिए एक सुनवाई चलाई। उस सुनवाई में एडवर्ड ने उनके पक्ष में गवाही दी, लेकिन डॉक्टर हिल ने अपनी गवाही में सारी सच्चाई बता दी कि निजी रंजिश के चलते ही लुईस स्ट्रॉस ने ओपनहाइमर के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची, क्योंकि लुईस की सलाह थी कि वो लोग आइसोटोप की शिपमेंट को नॉर्वे भेजें, लेकिन ओपनहाइमर ने उनकी सलाह एक बचकानी विचार बोलकर ठुकरा दी, जिसकी वजह से लुईस की बहुत बेइज्जती हुई। दूसरी वजह हाइड्रोजन बम को लेकर थी। ओपनहाइमर ने कभी भी इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने कुछ लोगों को ढूंढा जो शुरू से ओपनहाइमर के फैसलों से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो ओपनहाइमर के असर को लोगों की नजरों में खत्म करना चाहते थे। और डॉक्टर हिल आगे बताते हैं, साथ ही ACE के आयोग को किसी बोर्ड ने नहीं बल्कि लुईस
स्ट्रॉस ने ही अपॉइंट किया था और इस बात की पुष्टि रोजर ने की है। उनको ओपनहाइमर को एग्जाम करने के लिए स्ट्रॉस ने उन्हें सुरक्षा मंजूरी दिलवाने की बात कही थी। इन सब बातों की वजह से लुइस परेशान हो जाता है और अपने होने वाले सहयोगी को बताता है हिल कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन ओपनहाइमर ने सभी वैज्ञानिकों को मेरे खिलाफ भड़काया है क्योंकि उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेरे खिलाफ कुछ कहा था जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे नजर तक नहीं मिलाई थी। इस पर उनका सहयोगी उनसे कहता है कि हो सकता है वो दोनों उस दिन आपके बारे में नहीं बल्कि किसी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हों जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन सोच में डूब जाने की वजह से आपको देख न पाए हों। और फिर वो स्ट्रॉस से बताता है आपके नामांकन की पुष्टि रद्द कर दी गई है और पद को मंजूरी नहीं मिली है। इधर सच्चाई सामने आ जाने की वजह से 1963 में ओपनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड दिया जाता है। असल में उस दिन ओपनहाइमर ने एल्बर्ट से कहा था जब मैं वो कैलकुलेशन लेकर आपके पास आया था तो मैंने कहा था कहीं हम ऐसा चेन रिएक्शन शुरू न कर दें जिससे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। तो एल्बर्ट को उनकी बात याद आ जाती है। इस पर ओपनहाइमर उनसे कहते हैं अब ऐसा लगता है हम सही थे और इसी बात ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुखी कर दिया था। लेकिन ओपनहाइमर भविष्य में परमाणु हथियारों की वजह से पृथ्वी को नष्ट होता हुआ साफ देख रहे थे और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।